यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ये आपका तीसरा रिवीजन लेक्चर है। उससे पहले आपको बेसिक वाला मिल चुका है, उसके बाद में कैपिटल गेन वाला मिल चुका है। तो आज अपन बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है वो अपन रिवाइज कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम आती है? जो इनकम आपके सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन में नहीं जाती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। सर, कौन कौन सी इनकम है जो अदर सोर्सेज में आती है? सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, डिविडेंड। डिविडेंड है ना, वो हमेशा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, भले आपका वो स्टॉक इन ट्रेड है, शेयर मींस इवन शेयर्स इज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल असेट। डिविडेंड जो भी मिलेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद में अगर आपका विनिंग इनकम है, विनिंग का लॉटरी फ्रॉम वो लॉटरी है, पजल्स है, कार्ड गेम है, ऑनलाइन गेम्स है, और उससे अगर आप कोई भी जीतते हैं तो वो वाला इनकम आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई सिक्योरिटी का इंटरेस्ट आपको मिलता है तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा, लेकिन वो सिक्योरिटी अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है वो तुम्हारे पीजीबीपी में जाएगा। लेकिन अगर मान लो सिक्योरिटी जो है वो कैपिटल असेट है तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, आपने किसी को कोई प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर रेंट पे दिया और रेंट पे देने का आपका बिजनेस नहीं है तो वो वाला रेंट आपके अदर सोर्सेज में जाएगा। या फिर अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसका सब लेटिंग किया है और सब लेटिंग करना आपका बिजनेस नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में वो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो भी तुम्हारे अदर सोर्सेज में चला जाएगा। उसके बाद में एक चीज समझना, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको कोई भी पैसा मिलता है, अगर आप एम्प्लॉयर हो तो आपको पीजीपीपी में टैक्सेबल हो जाता है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपके लिए सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है और अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी पैसा मिलता है देन इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड हो जाती है और उसका कंपनसेशन जो मिलता है वो कैपिटल गेन में जाता है। लेकिन गाइज, अगर वो लेट कंपनसेशन मिलता है और उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है तो वो इंटरेस्ट तुम्हारे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है देन इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ पैसा मिलता है, जैसा मैंने आपको बोला कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है और मिलता है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में अगर फैमिली पेंशन का कोई पैसा मिलता है, फैमिली पेंशन क्या होता है कि अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को जो पैसा मिलता है ना दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन का पैसा है वो भी अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर आपको कोई बैंक डिपॉजिट, लोन गिवन पे इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ए गाइस, इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता, इनकम टैक्स रिफंड है वो भी टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड पे आपको कोई इंटरेस्ट मिल जाता है देन इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद में रॉयल्टी का इनकम है वो आपके अदर सोर्सेज में जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम भी अदर सोर्सेज में जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम में एक चीज ध्यान रखने का, एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10(1). तो जो इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन इंडिया के बाहर का अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है देन इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद में जो डायरेक्टर सिटिंग फीस है, कोई डायरेक्टर है जो अगर एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन मिलता है तो सैलरी में जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय नहीं होते, सिर्फ बोर्ड मीटिंग वगैरह है वो अटेंड करते हैं, तो उनको कोई भी अगर पैसा मिलेगा, फीस वगैरह, तो दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद एमपी, एमएलए, एमएलसी को कोई भी सैलरी मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहां पे एक चीज समझना, सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हम सीखने वाले हैं दैट इज द टैक्सेशन ऑफ द गिफ्ट। सर, गिफ्ट पे कैसे टैक्स लगेगा? तो गिफ्ट में एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है, अरे भाई वो कभी भी मिलता है, मींस भले वो मैरिज पे मिले या नॉन मैरिज पे, कभी भी मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है एम्प्लॉयर से, देन इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से मिला है ना तो वो हमेशा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, बिकॉज बड़ा ही लॉजिकल है। एम्प्लॉयर क्या करेगा, पीजीबीपी में उसका डिडक्शन लेगा और सेम है वो एम्प्लॉय के हाथ में अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। एक और चीज समझना, सैलरी में गिफ्ट टैक्सेबल कब होता है कि अगर मनी में मिला तो फुल्ली टैक्सेबल है, बट अगर इन काइंड में मिला है और उसकी वैल्यू अगर 5000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। मींस 5000 से कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा, 5000 या उससे ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद में जो अदर गिफ्ट है वो तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाते हैं। अब एक बात समझना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट कैसे टैक्सेबल होता है, कब होता है, समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहली चीज, अगर मान लो आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है या असेट एक्वायर्ड करते हो और वो कोई भी पर्सन कर रहा है, मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कंपनी वगैरह कोई भी कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो बेटा 56(2)(10) नहीं लगेगा और आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अगर मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो 56(2)(10) नहीं लगेगा और आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन आप मुझे बोलोगे सर मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का मतलब क्या होता है? तो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का मतलब होता है, एम का मतलब होता है अगर आपको मैरिज पे मिलता है देन इट इज नॉट टैक्सेबल। आर का मतलब अगर आपको अपने रिलेटिव से मिलता है देन इट इज नॉट टैक्सेबल। आई का मतलब अंडर द इनहेरिटेंस या विल में मिलता है तो नॉट टैक्सेबल। उसके बाद सी डी का मतलब होता है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। मिस्टर आईडी
सो M फॉर मैरिज, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इनहेरिटेंस, D फॉर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। अगर कोई पर्सन मरने वाला होता है और मरने के टाइम पे अगर किसी को कोई गिफ्ट देता है तो दैट इज कॉल्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। तो अगर आपको इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ अगर कोई गिफ्ट मिल जाता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। या फिर आपको किसी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, एंड गाइस ये हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन वो वाले जो कि 1023C में रजिस्टर्ड होते हैं। तो अगर फ्रॉम एनी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन मिलता है, या किसी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, या टी का मतलब होता है बाय या फ्रॉम एनी ट्रस्ट जो कि 12AA12AB में रजिस्टर्ड है उससे मिलता है, या फिर आपको किसी लोकल अथॉरिटी से मिलता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने क्या बोला, देखो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एम का मतलब होता है आपको कोई भी गिफ्ट मैरिज पे मिलता है, आर का मतलब आपको रिलेटिव से मिलता है, आई का मतलब आपको इनहेरिटेंस में मिलता है, डी का मतलब इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच का मतलब हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, यू का मतलब आपको यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, और टी का मतलब आपको फ्रॉम या फिर बाय एनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड एल का मतलब होता है आपको लोकल अथॉरिटी से मिलता है। अब आप बोलोगे आईटीसी का मतलब क्या होता है, तो यहां पे आईटीसी का मतलब क्या होता है कि एक चीज समझना गाइस, बहुत बार क्या होता है आजकल पता है तुमको, प्राइवेट ट्रस्ट का जमाना आ गया है। ये जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मुकेश अंबानी वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, पैसा अपने पास में नहीं रखते, प्राइवेट ट्रस्ट को दे देते हैं अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया, और वो ट्रस्ट है वो नीता अंबानी के बेनिफिट के लिए है। तो अगर मुकेश अंबानी ने उस ट्रस्ट को पैसा दिया और वो जो प्राइवेट ट्रस्ट है उसको जो पैसा मिला है, वो गिफ्ट मिला है, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द नीता अंबानी रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है, तो उस ट्रस्ट के हाथ में 56(2)(10) नहीं लगेगा। एंड टी का मतलब होता है कि गाइस एक बात बताओ, यहां पे क्या लिखा था, फ्रॉम हॉस्पिटल, फ्रॉम यूनिवर्सिटी, लेकिन सर अगर बाय हॉस्पिटल बाय यूनिवर्सिटी हुआ तो ये आपके टी वाले पॉइंट में है कि बाय एनी फंड, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि 1023C में रजिस्टर्ड है, इनको अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। एंड सी का मतलब होता है सर्टेन ट्रांजेक्शन विच इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। एंड गाइस इफ यू रिमेंबर द सेक्शन 47, तो 47 में मैंने आपको बताया था, एक तो एचयूएफ ने अगर पार्टीशन के टाइम पे मेंबर को असेट ट्रांसफर किया, या फिर होल्डिंग कंपनी ने 100% सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर किया, या 100% सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर किया, या फिर अमलगमेशन डीमर्जर के केस में कोई भी असेट मिलेगा तो उस पे बेटा 56(2)(10) नहीं लगेगा और आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो वहां पे 56(2)(10) नहीं लगता है और आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन सर मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का मतलब होता है, एम का मतलब मैरिज पे मिला, आर का मतलब रिलेटिव से मिला, आई का मतलब इनहेरिटेंस में मिला, डी का मतलब इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिला, एच एंड यू का मतलब होता है हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी से मिला, टी का मतलब बाय या फ्रॉम ट्रस्ट मिला, एल का मतलब लोकल अथॉरिटी से मिला, आई का मतलब इंडिविजुअल ने किसी प्राइवेट ट्रस्ट को दिया और वो प्राइवेट ट्रस्ट जो है वो इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है, एंड टी का मतलब किसी भी ट्रस्ट को मिला या फंड को मिला या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन को मिला, एंड सी का मतलब होता है कि ऐसे 3-4 ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर नहीं माने जाते, कैपिटल गेन नहीं लगता। कौन कौन से, एक तो बोला एचयूएफ का पार्टीशन हो गया और असेट मेंबर में बांट दी, या फिर होल्डिंग कंपनी ने 100% सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर की, या सब्सिडरी कंपनी ने 100% होल्डिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर की, या फिर अमलगमेशन डीमर्जर के केस में कोई भी असेट या नई कंपनी का शेयर मिलता है तो वो बेटा उस पे 56(2)(10) नहीं लगता। लेकिन एक चीज समझना गाइस, इस पे तो 56(2)(10) है वो आपको नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ में है ना कुछ ऐसे एक्सेप्शन और है जहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। ये कौन कौन से एक्सेप्शन है, तो उसके लिए सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है 42,020 करके नोटिफिकेशन का नाम है, और ये नोटिफिकेशन बोलता है कि यहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। एक तो गाइस आपको पता रहेगा 2020 में जब दिल्ली का इलेक्शन हो रहा था, अभी 2025 में दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, बट 2020 में जब दिल्ली का इलेक्शन हो रहा था तो वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने वहां की जो अनऑथोराइज कॉलोनी थी उनको बोला कि हम तुमको ऑथोराइज कर देंगे, और उनको जो अनऑथोराइज कॉलोनी के रेजिडेंट है उनको उन्होंने बोला था कि हम आपको जो है वो क्या करेंगे, ऑथोराइज कर देंगे, हम आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी घर दे देंगे ऑथोराइज करके। तो अगर दिल्ली की अनऑथोराइज कॉलोनी का जो रेजिडेंट है और जिसके पास में जो उसका ओनर है, पावर ऑफ अटर्नी वगैरह उसके पास है, या उसने पैसा दिया था, उसके पास सबूत है कि अनऑथोराइज कॉलोनी में वो रहता है और घर उसका है, तो उसको ऑथोराइज कर दिया जाएगा और उस पर्टिकुलर केस में उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उस पर 56(2)(10) नहीं लगेगा।
उसके बाद में दूसरा, अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जिसपे सेक्शन 241 242 कंपनीज एक्ट का लग गया है, और कंपनीज एक्ट का 241 242 क्या होता है, जिसमें मैनेजमेंट करप्ट हो जाता है, और मैनेजमेंट करप्ट हो जाता है और वो कंपनी को जो है वो एनसीएलटी क्या करती है, यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके मैनेजमेंट को हटा देती है और उसकी जगह गवर्नमेंट है वो नए डायरेक्टर अपॉइंट करती है। तो अगर कोई कंपनी है वो एनसीएलटी में है और उस कंपनी का अनऑथोराइज्ड, उस कंपनी का अनकोटेड शेयर या उसकी सब्सिडरी कंपनी का या सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी का शेयर अगर अनकोटेड शेयर इवन आपने लो कंसिडरेशन पे खरीदा तो भी उस पर 56(2)(10) नहीं लगेगा। एंड लास्ट पार्ट, अगर यस बैंक का जो इक्विटी शेयर है, यस बैंक जो है पता है एक बार बंद होने के कगार पे आ गई थी, तो यस बैंक का इक्विटी शेयर वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया था पता है कि यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम निकाली थी 2020 की, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने यस बैंक का शेयर है वो खरीदा तो उस पर्टिकुलर केस में 56(2)(10) नहीं लगेगा। एंड लास्ट वाला पॉइंट ये बोलता है कि बेटा जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है और हमारी गवर्नमेंट उसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे एयर इंडिया का किया, तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, और अगर मान लो उस पब्लिक सेक्टर कंपनी का इक्विटी शेयर है वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कम वैल्यू पे खरीद लेते हो तो उस पे भी 56(2)(10) है वो आपका नहीं लगेगा। उसके साथ साथ में एक और चीज समझना गाइस, अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है वो कोविड वाला केस, कि कोविड के केस में क्या हुआ कि अगर मान लो कोई पर्सन बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो उसने पता है पब्लिक से डोनेशन मांगा, पब्लिक फंडिंग मांगी, और अगर कोई पर्सन है या उसका कोई भी रिलेटिव हो वो बीमार हो गया था और बीमारी का इलाज कराने के लिए, कोविड से रिलेटेड बीमारी का इलाज कराने के लिए लोगों से उसको कोई भी गिफ्ट मिला, लोगों से उसको कोई भी गिफ्ट मिला, तो उस पर्टिकुलर केस में और उसने जो है वो खर्चा किया इलाज के लिए तो उस पर 56(2)(10) नहीं लगेगा। तो देखो किसी भी पर्सन से अगर कोई भी गिफ्ट मिला और वो इलाज पे खर्चा किया, किसी भी इंडिविजुअल या उसके फैमिली मेंबर के कोविड से रिलेटेड बीमारी के इलाज पे, तो उस पर 56(2)(10) नहीं लगेगा। या फिर अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी पर्सन की डेथ हो गई, और किसी पर्सन की डेथ हो गई तो डेथ के बाद पता है उसके घर वालों को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट दिया। तो अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में अगर मान लो वो पर्सन की जो डेथ हुई है अगर उसके एम्प्लॉयर ने गिफ्ट किया उसके फैमिली वालों को, तो कितना भी अमाउंट अगर उसका एम्प्लॉयर गिफ्ट करता है तो वो 56(2)(10) में नहीं आएगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कॉमन पब्लिक दूसरे लोग करते हैं तो उसमें लिमिट है कि 10 लाख रुपीस तक जो मिला वो एग्जेम्प्ट है, 10 लाख के ऊपर वाला है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई भी पर्सन है जिसका कोविड हो गया, उसको या उसके फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट के लिए पब्लिक ने पैसा दिया, लोगों से किसी से भी गिफ्ट मिला और वो ट्रीटमेंट पे एक्चुअली इंकर कर दिया, खर्चा कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है बेटा, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लो किसी की डेथ हो गई और उसके फैमिली मेंबर वालों को उसके एम्प्लॉयर ने कितना भी पैसा दिया वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन बाकी लोगों ने जो पैसा दिया वो अप टू 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 10 लाख के ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि भैया जो पैसा मिलना चाहिए ना, वो पैसा मिलना चाहिए आपको 12 मंथ के अंदर अंदर, मतलब जब डेथ हुई वो डेथ के 12 मंथ के अंदर अंदर ये पैसा मिलना चाहिए। और उसके बाद में एक और चीज ये है कि कोविड जब पॉजिटिव हुआ था उसके 6 महीने के अंदर अंदर डेथ होनी चाहिए। तो कोविड पॉजिटिव हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर डेथ होनी चाहिए, और डेथ के अगर 1 साल के अंदर अंदर ये पैसा मिला ना किसी भी पर्सन से या एम्प्लॉयर से, तो ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो देखो हमने यहां पे ये पढ़ा, एक तो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में अगर आप आते हो और 56(2)(10) नहीं लगेगा। दूसरा, ये 4 केस थे, यहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा, और जो कोविड वाला अमेंडमेंट था उसमें 56(2)(10) नहीं लगेगा। लेकिन कोविड वाले के लिए आप एक चीज समझना, यहां पे रिलेटिव का मतलब होता है कि भैया अगर कोई भी फैमिली मेंबर किसको बोलेंगे, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव। डिपेंडेंट रिलेटिव में पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर है वो आ जाएंगे। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको यहां पे मिस्टर आईडी हटला आईटीसी बताया था। मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में मैंने बोला था आपको रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो आपको 56(2)(10) नहीं लगेगा। लेकिन रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, तो देखो रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, यहां पे मैंने चार्ट दे रखा है। रिलेटिव 2 ही लोगों के हो सकते हैं, या तो इंडिविजुअल के या एचयूएफ के। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई के रिलेटिव नहीं होते। अब देखो इंडिविजुअल का रिलेटिव कौन कौन होगा, तो इंडिविजुअल कोई भी एसएससी है तो सबसे पहला रिलेटिव उसकी स्पाउस या उसका स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। उसके बाद उस इंडिविजुअल का ब्रदर एंड ब्रदर की स्पाउस, सिस्टर एंड सिस्टर के स्पाउस। उसके बाद उस इंडिविजुअल के स्पाउस के ब्रदर एंड उसके स्पाउस, उसकी सिस्टर एंड सिस्टर के स्पाउस। उसके बाद उस इंडिविजुअल के मदर फादर है वो भी रिलेटिव में आ जाएंगे, और मदर फादर के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस है वो भी रिलेटिव में आ जाएंगे। उसके बाद उस इंडिविजुअल के स्पाउस के ब्रदर, स्पाउस के मदर एंड फादर, तो स्पाउस के मदर एंड फादर मतलब सास ससुर आ जाएंगे।
और उसके बाद उस इंडिविजुअल के जो लीनियल असेंडेंट रहेंगे, दादाजी, दादी जी, नानी जी, अगर वो जिंदा है तो, और उसके स्पाउस के भी लीनियल असेंडेंट एंड देयर स्पाउस, दादाजी, दादी जी, नानी जी, अगर वो जिंदा है तो वो भी रिलेटिव में आ जाएंगे। उसके बाद में इन दोनों के बच्चे और उनके जो स्पाउस रहेंगे और उनके जो चिल्ड्रन रहेंगे वो भी आपके रिलेटिव में आ जाएंगे। तो अगर मैं रिलेटिव की बात करूं, तो अगर मैं ऐसे समझाना चाहूं तो देखो, इंडिविजुअल में जैसे मैं हूं तो मेरे लिए रिलेटिव कौन कौन होगा? सबसे पहले मेरी वाइफ है, वो मेरी रिलेटिव है। उसके बाद मेरा जो भाई है और भाई की वाइफ भाभी, या मेरी जो सिस्टर है एंड सिस्टर के हस्बैंड जीजू, वो मेरे रिलेटिव है। उसके बाद में मेरी स्पाउस का भाई दैट इज साला और साले की वाइफ, वो मेरे रिलेटिव है। और स्पाउस की सिस्टर साली और साली के हस्बैंड साडू भाई, वो मेरे रिलेटिव है। उसके बाद मेरे मदर फादर है, मम्मी पापा मेरे रिलेटिव है, और मम्मी पापा के ब्रदर, मतलब मम्मी का ब्रदर मामा और मामी रिलेटिव है, और मासी और मौसाजी रिलेटिव है। फादर का ब्रदर अंकल और आंटी रिलेटिव है, एंड गाइस बुआ एंड फूफा जी रिलेटिव है। उसके बाद मेरी स्पाउस के मदर फादर मींस मेरे सास ससुर मेरे रिलेटिव है, एंड उसके बाद मेरे और मेरी स्पाउस के जो भी दादी जी, दादाजी, नानी जी, नाना जी, परनाना, परनानी, परदादा, परदादी है, वो भी रिलेटिव में आ जाएंगे अगर जिंदा है तो। और उसके बाद मेरे और मेरी वाइफ के जो लीनियल डिसेंडेंट मींस मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बेटे की बीवी बहू, मेरी बेटी के हस्बैंड दामाद जी और उनके बच्चे वगैरह है, वो भी मेरे रिलेटिव में आ जाएंगे। अब एक और चीज समझना, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन आपके लिए रिलेटिव है तो आप भी उसके लिए रिलेटिव हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। आई कैन टेक एग्जांपल। एक बात बताइए, मेरे लिए मेरे अंकल रिलेटिव है या नहीं है? ना, मेरे फादर के ब्रदर मेरे अंकल रिलेटिव है, बट मैं बता दूं अंकल के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूं। अगर अंकल यहां पे एसएससी बनते हैं तो अंकल के लिए मेरे पापा रिलेटिव है, बट यहां पापा के बच्चे कवर नहीं हो रहे ना, तो मेरे लिए मेरे अंकल रिलेटिव है, बट अंकल के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूं। अंकल से मुझे कोई गिफ्ट मिलता है तो बेटा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अंकल को मैंने कोई गिफ्ट किया तो वो उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई इंडिविजुअल के रिलेटिव। उसके बाद में सर एचयूएफ का रिलेटिव कौन होगा? तो मैं बता दूं एचयूएफ का रिलेटिव होता है एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ। एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ, तो एचयूएफ का कोई भी मेंबर है वो एचयूएफ का रिलेटिव है। तो एचयूएफ को अगर मेंबर से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो गाइस यहां पे मैंने अभी तक आपको ये बताया कि कौन कौन से केसेस में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहां 56(2)(10) नहीं लगेगा, लेकिन बाकी केसेस में 56(2)(10) लगेगा। अब कहां पे लगेगा? तो सबसे पहले अगर आपको मान लो, सबसे पहले आपको मनी गिफ्ट में मिलता है, और मनी अगर आपको गिफ्ट में मिला और एग्रीगेट मनी का मतलब होता है टोटल मनी मिला के, एग्रीगेट इन द ईयर आपको मनी गिफ्ट में मिला, वो 50,000 से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। एग्रीगेट का मतलब होता है मुझे 20,000 20,000 20,000 20,000 के 4 इंस्टॉलमेंट मिले अलग अलग लोगों से, टोटल इज 80,000, इट इज मोर देन 50,000, सो मेरे हाथ में टैक्सेबल कितना होगा? ओनली 30,000 या पूरा 80,000? राइट आंसर इज पूरा 80,000। सो टोटल 80,000 इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर बीबी, मेरे हाथ में पूरा 80,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगर मान लो यहां मनी के बाद मुझे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन गाइस मूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ 10 प्रॉपर्टी ही कवर होगी। कौन कौन सी? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। अगेन आई एम रिपीटिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी में मुझे सिर्फ 10 प्रॉपर्टी ही यहां पे कवर होगी। कौन कौन सी? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। एंड गाइस ये वाली असेट है वो अगर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, विदाउट कंसिडरेशन मिल गई, and aggregate fair market value is more than 50,000, then it is fully taxable। बट अगर मान लो ये वाली जो प्रॉपर्टी है मूवेबल असेट, वो मैंने लो कंसिडरेशन से खरीदी। लो कंसिडरेशन का मतलब होता है मैंने कम पैसे से खरीदी, तो इसमें क्या होगा? एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एग्रीगेट कंसिडरेशन का डिफरेंस है, वो डिफरेंस इज मोर देन 50,000 ना, तो डिफरेंस मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स ने सिर्फ ये 10 असेट ही कवर की है, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट दैट क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी गिफ्ट में मिलता है तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को कार गिफ्ट में मिली, क्या टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। मेरे को रिस्ट वॉच गिफ्ट में मिली, टैक्सेबल होगा? नहीं। अगर आपको मोबाइल फोन आईफोन 16 मिला, क्या टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, उसमें टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, लास्ट पॉइंट आता है, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज लैंड, बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग आपको गिफ्ट में मिल जाता है, तो गिफ्ट में मिल जाता है, यहां पर प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर आपका 50,000 से ज्यादा है तो एंटायर एसडीवी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा।
एंड गाइज अगर आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से मींस आप कम वैल्यू पे प्रॉपर्टी खरीदते हो, जैसे मैंने क्या किया 1 करोड़ के एसडीवी का प्रॉपर्टी 20 लाख में खरीदा, तो डिफरेंस कितना आया 80,000 आया। तो एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, पहली कंडीशन कि आपका एसडीवी कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा होना चाहिए एंड एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना तो गाइस जो भी एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस है ना वो बायर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक चीज समझना गाइस, यहां मनी के केस में है ना एग्रीगेट लिखा हुआ है, तो मनी 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 एग्रीगेट करो। मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री के केस में एग्रीगेट लिखा हुआ है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री 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 एग्रीगेट करो। मूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन में भी एग्रीगेट लिखा हुआ है, लेकिन गाइस ध्यान रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पर प्रॉपर्टी लिखा है। तो जैसे मुझे कोई प्लॉट मिल गया फ्री में 40,000 एसडीवी का, एक घर मिल गया 40,000 एसडीवी का, एक और मुझे प्लॉट मिल गया 30,000 एसडीवी का, मेरे हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि यहां पे पर प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया है करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझते हैं सर, एक बात समझना, आप जब ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको गिफ्ट में मिलती है और अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स भर दिया है, अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स भर दिया, नॉर्मली क्या होता है देखो, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में अगर आते हो, आप रिलेटिव वगैरह से मिलता है और फ्री में गिफ्ट में वगैरह मिला और बेटा आपने टैक्स नहीं भरा, तो जब भी आप फ्यूचर में बेचोगे आप कॉस्ट किसकी लोगे? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे? प्रीवियस ओनर से लोगे। लेकिन गाइस अगर आपने अदर सोर्सेज में टैक्स भर दिया, मींस आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली या असेट गिफ्ट में मिली और आपने अदर सोर्सेज में टैक्स भर दिया ऑन द एफएमवी या एसडीवी, या लो कंसिडरेशन था और उस पे भी डिफरेंस पे आपने टैक्स भर दिया, और अगर आपने टैक्स भर दिया है ना तो बेटा जिस एफएमवी एसडीवी पे आपने टैक्स भरा है वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, ऐसा सेक्शन 49(4) बोलती है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपको कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है, असेट गिफ्ट में मिलती है या लो कंसिडरेशन से खरीदते हो और अगर आपने आईएफओएस में टैक्स भरा है, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आओगे तो आईएफओएस में टैक्स नहीं भरोगे, अदरवाइज अगर आपने टैक्स भरा है तो बेटा जिस एसडीवी एफएमवी पे आपने टैक्स भरा है ना वो तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी इन द फ्यूचर सेल। अब यहां पे एक और चीज समझना गाइस, ये 56(2)(10) में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल तभी होता है जो असेट आपको मिल रही है ना वो कैपिटल असेट है। अगर कोई असेट मिल रही है वो आपकी नॉन कैपिटल असेट है, जैसे आपको रूरल एग्रीकल्चर लैंड गिफ्ट में मिला, वो नॉन कैपिटल असेट है तो उस पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। या आपको स्टॉक इन ट्रेड गिफ्ट में मिल गया, आपके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। मींस आपको जो असेट मिल रही है वो असेट आपकी अगर कैपिटल असेट है तो ही 56(2)(10) लगेगा, अदरवाइज 56(2)(10) नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, अगर जो भी एसडीवी है उस एसडीवी से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है? आंसर इज यस। जैसा कि अपन ने 50C कैपिटल गेन में पढ़ा था कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एसडीवी योर केस में बी ट्रांसफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर वैल्यू बढ़ा दी तो इग्नोर कर दो, वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू कम कर दी तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू है वही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। एक और चीज समझना, जब भी अगर अपन बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एसडीवी जो लेना है वो कौन सी डेट का लेना है, तो मैं बता दूं एसडीवी कौन सी डेट का लेना है। नॉर्मली एसडीवी रजिस्ट्रेशन का डेट का लेते हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन का डेट और अग्रीमेंट का डेट अलग अलग है और अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है, अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हैं। बट बेटा क्रॉस चेक नहीं चलेगा, कैश में पेमेंट नहीं चलेगा। अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट किया है तो ही जो है वो एसडीवी आप अग्रीमेंट की डेट का ले सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में एक सेक्शन आती है 43CA। अब एक चीज समझना, ये 43CA जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन आपके पीजीबीपी की सेक्शन है और ये सेक्शन सेम रेप्लिका है सेक्शन 50C की जो कैपिटल गेन में पढ़ा था। तो सेक्शन 50C कैपिटल गेन में ये खजूर क्या कर रहा है, इधर देखना है यार करके, ठीक है? वो किधर देख रहा है? मोबाइल देख रहा है, इधर देख। तो मैंने क्या बोला, ये जो 50C आपने कैपिटल गेन में पढ़ी थी ना वो 50C का एग्जैक्ट रेप्लिका है ये 43CA। 50C कब लगता है? जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ कैपिटल असेट बेचते हो, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे तो आपका 43CA लगेगा। और 43CA क्या बोलता है पता है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो जो कि स्टॉक इन ट्रेड है एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेलिंग प्राइस के 110% से ज्यादा है तो बेटा जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग पीजीबीपी इनकम। सर यहां पे क्या एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो बिल्डर क्या केस ट्रांसफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को? आंसर इज यस, करा सकता है असेसिंग ऑफिसर से, जैसा कि 50C में पढ़ा था।
सर यहां पे एसडीवी कौन से डेट का लेना है, तो मैं बता दूं यहां पे एसडीवी आपको कौन से डेट का लेना है, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन का डेट का लेना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का डेट और अग्रीमेंट का डेट अलग अलग है, और अग्रीमेंट की डेट तक आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है बाय अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, तो आप अग्रीमेंट की डेट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 56 to 11 करके, दैट इज कंपनसेशन ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एक बात समझना, अगर कोई भी पर्सन है उसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया और टर्मिनेट होने के बाद अगर उसके एम्प्लॉयर से कुछ मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपको कहीं नया जॉब मिल रहा है और वो नया जॉब आपने ज्वाइन किया और वो नए वाले ने आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया, वो भी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। आपको पुराने वाले ने कुछ ग्रेचुइटी वगैरह दिया, वो भी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। लेकिन गाइस, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाता है और उस केस में आपको किसी थर्ड पार्टी से कुछ पैसा मिलता है, देन इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने जॉब का इंश्योरेंस कराया कि अगर आपकी जॉब चली गई तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख रुपीस देगी। अब आपने जॉब का इंश्योरेंस कराया और जॉब आपकी चली गई, अब जॉब चली गई और उस केस में इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कुछ भी क्लेम दिया, देन इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक और चीज समझना, अगर मैं बात करूं अदर सोर्सेज में अगर इनकम टैक्सेबल होती है तो उसके सामने खर्चे अलाउ होंगे। अगर कोई भी इनकम टैक्सेबल हो रही है तो उसके सामने खर्चे अलाउ होते हैं। सर कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं, तो मैं बता दूं कोई भी इनकम से रिलेटेड खर्चा है वो अलाउ होगा, लेकिन बेटा यहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है। पहली चीज मैं बता दूं, अगर कोई भी आपका डिविडेंड है या फिर इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड है, डिविडेंड फ्रॉम एनी कंपनी से डिविडेंड मिलता है, भले इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, किसी भी कंपनी से डिविडेंड मिलता है या फिर आपको इनकम मिलती है यूटीआई म्यूचुअल फंड से, तो इस इनकम के सामने कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। सिर्फ एक ही खर्चा अलाउ होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड दैट लोन इज टेकन फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स और यूटीआई और म्यूचुअल फंड। तो देखो, अगर आपको यूटीआई म्यूचुअल फंड से कोई भी इनकम होती है या फिर आपको डिविडेंड मिलता है, तो उसके सामने एक ही खर्चा अलाउ होगा, दैट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर एंड यूटीआई म्यूचुअल फंड। एंड उसमें भी लिमिट है कि वो इंटरेस्ट है ना, वो आपकी डिविडेंड इनकम जो है या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड है उसके 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, एक लोन लिया और उस लोन का इंटरेस्ट है 40,000 और वो लोन को मैंने इन्वेस्ट किया वेदांता के शेयर में और वेदांता से मुझे डिविडेंड मिला 1 लाख का। सो 1 लाख के सामने 40,000 का इंटरेस्ट है, तो क्या 40,000 पूरा अलाउ होगा? नहीं, 1 लाख के सामने मैक्सिमम 20% है वो खर्चा अलाउ हो सकता है इंटरेस्ट का। सो दैट्स कम्स टू द 20,000। सो मेरा नेट डिविडेंड का इनकम है वो 80,000 हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपको कोई फैमिली पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन किसको बोलते हैं कि अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को पेंशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, लेकिन फैमिली पेंशन के केस में एक डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कितना मिलता है? 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 पर एनम विच एवर इज लोअर। तो जैसे किसी पर्सन को फैमिली पेंशन है वो 60,000 मिला पूरे साल का, तो 60,000 का 1/3 कम्स टू द 20,000 और 15,000 लोअर कम्स टू द 15,000, तो 15,000 का डिडक्शन मिल जाएगा एंड 45,000 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन गाइस यहां पे इस बार एक अमेंडमेंट हुआ है बाय फाइनेंस एक्ट 2024 और वो अमेंडमेंट ये बोलता है कि अगर आप 115 बीएससी का बेनिफिट लेते हो, मींस आप 115 बीएससी लेते हो, डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम लेते हो, तो यहां पे 15,000 पर एनम की जगह आपका 25,000 तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो यहां 15,000 पर एनम था ना, उसकी जगह आपका 25,000 हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी अपने जो सेना के जवान है, अपने सेना के जवान है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में है या मिलिट्री फोर्सेज में है और एयरफोर्स वगैरह में है, या फिर आपकी जो मिलिट्री अपने बॉर्डर पे सेना के जवान है और वो अगर मान लो कहीं कॉम्बैट में वगैरह शहीद हो जाते हैं, तो वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके घर वालों को अगर कोई फैमिली पेंशन मिलती है तो वो पूरी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एज वेल एज गाइस ध्यान रखना, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको वीर चक्र मिला था, परमवीर चक्र मिला था या फिर महावीर चक्र मिला था और उसके घर वालों को अगर कोई फैमिली पेंशन मिलती है, तो वो फैमिली पेंशन पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड हो जाती है और उस पर कंपनसेशन मिलता है, तो वो कंपनसेशन आपके कैपिटल गेन में जाएगा, लेकिन उस पर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट तुम्हारे अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, बट वो इंटरेस्ट के सामने आपको 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और वो इंटरेस्ट उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में मिलता है। तो जिस ईयर में इंटरेस्ट मिला उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा और आपको 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, इसके अलावा कोई भी खर्चे है, अगर कोई इनकम टैक्सेबल है उसके सामने कोई रीजनेबल खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है, तो वो अलाउ हो जाएगा। अगर आपका कोई पर्सनल खर्चा है, कैपिटल खर्चा है, वो अलाउ नहीं होगा। और यहां पे सेक्शन 58 क्या बोलती है कि आपके पर्सनल खर्चे वो अलाउ नहीं होंगे,
अगर आपने इंडिया के बाहर किसी को सैलरी पे किया या इंटरेस्ट पे किया और उसका टीडीएस नहीं काटा या काटा बट जमा नहीं कराया तो आपको वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। अगर आपने रेजिडेंट पर्सन को पे किया और उसका टीडीएस नहीं काटा तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। अगर आप किसी को भी 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हैं तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। और जो भी कैजुअल इनकम होती है ना, उसके सामने कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता। कैजुअल इनकम का मतलब होता है विनिंग, तो विनिंग के सामने आपने जो लॉटरी टिकट वगैरह खरीदा था उसका खर्चा अलाउ नहीं होगा। कैजुअल इनकम जो है वो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाती है। अब एक और चीज समझना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दो केस लॉ है। एक तो तुम्हारा मंजू एंड कंपनी 2011 का केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है, और दूसरा डॉक्टर रंजन पाई 2021 कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट है। पहले हम मंजू एंड कंपनी की बात करते हैं। अब एक बात समझना, मंजू एंड कंपनी है वो लॉटरी टिकट बेचता था, और लॉटरी टिकट बेचता है तो लॉटरी टिकट पे उसको कोई कमीशन मिलेगा, वो बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन उसका एक अनसोल्ड टिकट था और वो अनसोल्ड टिकट पे लॉटरी लग गई उसकी। अनसोल्ड टिकट पे ऐसे एकदम ओ भाई साहब उलाला लॉटरी लग गई उसकी, तो लॉटरी लग गई अनसोल्ड टिकट पे। तो क्वेश्चन ही आता है वो लॉटरी का विनिंग का प्राइस है वो कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में जाएगा या पीजीबीपी में जाएगा, और क्या उस पर टैक्स रेट स्लैब रेट लगेगा या 30% लगेगा। अब उसको लेके कोर्ट ने ये बोला कि भले आप पीजीबीपी में ले जाओ या अदर सोर्सेज में ले जाओ, बट विनिंग के लिए सेपरेट टैक्स रेट है। और विनिंग के लिए एक सेक्शन 115 बीबी करके है जो पहले टॉपिक में मैंने बता रखी है कि 115 बीबी में 30% से टैक्सेबल होता है। तो भले ये विनिंग का अमाउंट आप अदर सोर्सेज में ले जाओ या पीजीबीपी में, उससे इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट टैक्स रेट 30% ही रहेगा। ये कैजुअल इनकम ही माना जाएगा और उस पर टैक्स रेट है वो आपका 30% रहेगा। एक और क्वेश्चन ही आता है रंजन पाइप वाला केस लॉ है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है। और रंजन पाइप वाला केस लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो आपको कोई बोनस शेयर मिलता है फ्री में, तो बोनस शेयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो क्या ये गिफ्ट माना जाएगा, इस पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लग जाएगा क्या? आंसर इज नो। क्योंकि जब आपको किसी कंपनी का बोनस शेयर मिलता है ना, तो आपके ओरिजिनल शेयर की प्राइस कम हो जाती है। ओरिजिनल शेयर जैसे मान लो इक्वल बोनस शेयर मिल गया तो ओरिजिनल शेयर की प्राइस आधी हो जाएगी, तो आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, इसमें कोई टैक्स इवेड नहीं कर रहे हो। तो बोनस शेयर मिला है तो उस पर 56(2)(10) नहीं लगेगा, ऐसा कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है इन केस ऑफ द रंजन पाई। और एक मैं बात बता दूं, ये रंजन पाई वाला केस लॉ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको मार्क कर देना एग्जाम के लिए, और हो सकता है ये एग्जाम में आपका कवर हो जाए। यस पीपल, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है डिविडेंड और डीम डिविडेंड। सबसे पहली चीज ये बताओ सर, इंडियन कंपनी कौन सी होती है, फॉरेन कंपनी कौन सी होती है और डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है? तो मैं बता दूं, इंडियन कंपनी वैसी कंपनी होती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड हुई है, जो कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 में, उसको बोलते हैं अपन इंडियन कंपनी, या इंडिया के किसी स्टेट लॉ में रजिस्टर्ड हुई है उसको भी अपन इंडियन कंपनी बोलेंगे। उसके बाद में सर फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? तो मैं बता दूं, फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है वो फॉरेन कंपनी है। लेकिन सर डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं? तो मैं बता दूं, ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी। जितनी भी इंडियन कंपनी है वो सब डोमेस्टिक कंपनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर फॉरेन कंपनी ने अपना प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया में कर रखा है, प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया का मतलब होता है कि एजीएम इंडिया में होना चाहिए, उनका शेयर होल्डर रजिस्टर इंडिया में मेंटेन होना चाहिए, डिविडेंड है वो इंडिया से देना चाहिए। तो अगर ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, उन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया में कर रखे हैं, तो फॉरेन कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। तो देखो, इंडियन कंपनी किसको बोलेंगे? ऐसी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलेंगे? ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी अगर फॉरेन कंपनी ने प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया में किए हैं तो करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, सर डिविडेंड है वो कहां टैक्सेबल होता है? तो मैं बता दूं, डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। भले आपका शेयर स्टॉक इन ट्रेड है या फिर शेयर आपका कैपिटल असेट है, डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अदर सोर्सेज में ये नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना गाइस, वहां पे अपन ने पहले टॉपिक में पढ़ा था, डिविडेंड पे जब आप टैक्स लगाते हो नॉर्मल टैक्स रेट से, उस पे सरचार्ज मैक्सिमम 15% आ सकता है। तो जो 25% और 37% सरचार्ज है वो हिट नहीं करता है ऑन द टैक्स ऑन डिविडेंड। अब एक और चीज समझना, डिविडेंड टैक्सेबल कब होता है? तो अगर किसी कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है तो वो टैक्सेबल उस ईयर में होगा शेयर होल्डर के हाथ में जिस ईयर में वो एजीएम में डिक्लेयर होता है। तो जिस ईयर में कंपनी ने एजीएम में डिक्लेयर किया उस ईयर में वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो डीम डिविडेंड है या फिर आपका इंटरिम डिविडेंड है, तो वो जिस ईयर में रिसीव्ड होता है शेयर होल्डर को, उस ईयर में टैक्सेबल हो जाता है। तो जिस ईयर में रिसीव होता है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद में ये जो लाइन आपके बुक में दे रखी है ना, इसको काट लो, बिकॉज इसका इररिलेवेंस है, आज का उसका रिलेवेंस नहीं है, तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड क्या होता है? जो डिविडेंड है नहीं लेकिन उसको डिविडेंड मान लेंगे। जो डिविडेंड है नहीं लेकिन डिविडेंड मान लेंगे। कंपनियों ने क्या किया पता है? डिविडेंड की जगह शेयर होल्डर को उन्होंने असेट देना चालू कर दिया। जैसे कोई कंपनी है जो गोल्ड बेचती है, तो उसने क्या किया, अपने सब शेयर होल्डर को 1-1 ग्राम गोल्ड के कॉइन दे दिए, जिसके बाद जितने शेयर है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम गोल्ड कॉइन दे दिए, तो असेट देना चालू कर दिया। बोले ये थोड़ी डिविडेंड है। लॉ मेकर्स बोलते हैं रुको, ये भी डिविडेंड है।
तो यहां पे डीम डिविडेंड की जो सेक्शन है वो तुम्हारे 222 ए बी सी डी एंड ई करके इस बार एक और सेक्शन आई है, वो कौन सी आई है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज समझना, सबसे पहले एक एक सेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहली सेक्शन आती है 222 ए करके, और 222 ए फॉर असेट, ये क्या बोलती है कि अगर कोई भी कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को असेट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो वो असेट डिस्ट्रीब्यूट की ना, तो वो असेट शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो जैसे एक कंपनी है, उसका एग्जांपल लेते हैं बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सपोज 10 लाख रुपीस है। अब बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, अपने शेयर होल्डर को 12 लाख की असेट दे दी, तो 10 लाख तक जो है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। और असेट की वैल्यू लेते टाइम आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन की डेट पे जो असेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपीस है, और असेट की फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपीस है। एंड गाइस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 10 लाख रुपीस है, तो 10 लाख डीम डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 20 लाख है, तो उस पर्टिकुलर केस में पूरा 12 लाख है वो तुम्हारा डीम डिविडेंड माना जाएगा, क्योंकि असेट डिस्ट्रीब्यूट की है वो 12 लाख की है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 20 लाख है, तो पूरा 12 लाख है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे जब आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लोगे ना, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आपको कैपिटलाइज्ड और नॉट, मतलब अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप पहले कैपिटलाइज कर चुके हो वो भी कंसिडर करना है। जैसे मान लो हमारी कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस है, वो आपको दिख रहा है 10 लाख, लेकिन हमने लास्ट ईयर क्या किया था पता है, 2 लाख या सपोज 2 लाख के हमने बोनस शेयर इशू किए थे लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हमने 2 लाख के बोनस शेयर इशू किए थे, इसका मतलब हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज किया 2 लाख रुपीस, तो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो 10 लाख नहीं 12 लाख होगा। तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हो उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो मैंने क्या बोला कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट, अगर कोई भी कंपनी है वो असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को, तो उस पर्टिकुलर केस में ये डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब एक और चीज समझना, एक 222 आती है। 222 को ये बोलो कि अगर मान लो बोनस शेयर दिए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि एक बात बताऊं, बोनस शेयर अगर इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देंगे उसमें क्या बेनिफिट होगा भैया, आपके शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इक्विटी शेयर को बोनस शेयर दिए तो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। लेकिन गाइस, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए जाते हैं या किसी भी दूसरे शेयर होल्डर को, किसी भी शेयर होल्डर को इक्विटी या प्रेफरेंस किसी को भी अगर डिबेंचर दिए जाते हैं, डिबेंचर स्टॉक दिए जाते हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो 222 को कैसे याद रखोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया या किसी भी शेयर होल्डर को अगर आपने डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया तो ये डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। 222 सी जो है ये बोलता है कि अगर क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी, कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है और कंपनी के लिक्विडेशन पे अगर शेयर होल्डर को असेट बांटी जाती है तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये अपन टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन में पढ़ेंगे। 222 डी क्या बोलता है कि अगर मान लो शेयर कैपिटल को डिक्रीज किया जाता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, किसी शेयर की फेस वैल्यू है वो मान लो 10 रुपीज है और उस फेस वैल्यू को उन्होंने 10 रुपीज से 2 रुपीज कर दिया और 8 रुपीज शेयर होल्डर को पे कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में ये डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। लेकिन कुछ पे होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 रुपीज का शेयर था उसका 5 शेयर कर दिया 2 रुपीज वाला, तो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो 222 डी कैसे याद रखोगे, डी का मतलब डिक्रीज इन द शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल को कम करके और शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा, 222 ए बी सी डी, ए फॉर असेट, बी फॉर बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और किसी भी शेयर होल्डर को डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट, सी मतलब क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी और डी का मतलब होता है डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। यहां पे डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन आती है 222 ई इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शन। और एक बात बता दूं, 222 ए बी सी डी एंड 222 ई में कुछ फर्क है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। 222 एबीसीडी में क्या लिखा हुआ है पता है, कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अगर आपने कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पहले कैपिटलाइज कर चुके हैं, जैसे बोनस शेयर इशू किया था, तो वो भी कंसिडर करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में। लेकिन 222 ई में सिर्फ लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक और चीज ध्यान रखना, 222 एबीसीडी है ना, ये ऑल कंपनीज के लिए लगता है, लेकिन 222 ई है वो सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए लगता है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए लगता है। अब एक और चीज समझना, अपन पढ़ते हैं 222 ई। 222 ई क्या बोलता है पता है, कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मींस अनलिस्टेड कंपनी है, वो अपने शेयर होल्डर को कोई लोन और एडवांस देती है,
कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, वो अपने शेयर होल्डर को अगर लोन या एडवांस देती है और वो शेयर होल्डर के पास 10% और मोर का वोटिंग पावर है, या आपका इक्विटी शेयर होल्डिंग है, इक्विटी शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर होता है, तो अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो अपने किसी शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है जिसके पास 10% और मोर का वोटिंग पावर है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जैसे कंपनी का नाम है मान लो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, और बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, उसका जो शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, और मान लो मिस्टर बीबी जो है मेरे पास कंपनी का 49% शेयर होल्डिंग है, 10% और मोर है, और मेरे को कंपनी से लोन लिया, तो वो लोन जो लिया है ना वो मेरे हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ द लोन। तो जैसे मैंने बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड से 20 लाख का लोन लिया और कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 15 लाख है, तो 15 लाख तक डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन उस दिन कंपनी का प्रॉफिट है वो 25 लाख है, तो पूरा 20 लाख है वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, लोन शेयर होल्डर ने नहीं लिया, मैंने क्या किया, लोन या एडवांसेस किसी कंसर्न को दिला दिए और उस कंसर्न में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। कंसर्न का मतलब होता है कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई है, उसको अपन कंसर्न बोलते हैं, और उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है ये शेयर होल्डर का 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है या 20% और मोर का पीएसआर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इस कंसर्न में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। अगर उसको लोन दिया तो भी वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। या फिर मैंने क्या किया पता है, लोन मेरे ड्राइवर को दिला दिया, मेरे कुक को दिला दिया, मेरे किसी रिलेटिव को दिला दिया, तो ये जो शेयर होल्डर है उसने क्या किया, अपने बिहाफ पे या बेनिफिट के लिए किसी थर्ड पार्टी को लोन या एडवांस दिलाया, तो उस पर्टिकुलर केस में ये भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब एक चीज समझना, यहां पे जो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा ना वो टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है, उतना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। एक और चीज समझना, यहां पे जब आपको जो देखना है ना 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग, ये देखना है ऑन द डेट ऑफ द लोन, कि लोन की डेट को अगर 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है तो यहां पे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा इस शेयर होल्डर के हाथ में। अब यहां पे एक और चीज समझना, अगर कंपनी जो है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो भी क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज यस। अगर कंपनी मार्केट रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, इट इज अ डीमिंग फिक्शन। या फिर कंपनी को जो लोन दिया था शेयर होल्डर को और वो शेयर होल्डर ने वापस रीपे कर दिया उसी साल में, तो भी क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज यस, तो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जहां जहां अपन बात कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या? प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट या प्रॉफिट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट? राइट आंसर इज बाबू, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा। जो अकाउंट्स के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट आता है ना, वो कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट आपको लेना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई भी कंपनी है वो लोन या एडवांस शेयर होल्डर को देती है, लेकिन वो है ना कोई ट्रेड पर्पस के लिए है, मींस अगर वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, यहां पे अगर मान लो ट्रेड एडवांसेस है या कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो उस पर्टिकुलर केस में है बेटा डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हुआ क्या कि कोविड में मेरे को मेरे घर पे स्टूडियो बनाना था, तो मैंने कंपनी से पैसा लिया 2 लाख रुपया और पैसा एडवांस लिया मैंने, और उस पैसे से घर में स्टूडियो बना दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपके ट्रेड एडवांस में आ जाएगा। और जब ट्रेड एडवांस है तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे जो है वो 222E में डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताओ, जब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन शेयर होल्डर को देती है तो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड, किसी और पर्सन को देती है इस शेयर होल्डर के बिहाफ पे तो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड, लेकिन कंसर्न को अगर लोन देती है तो किसके हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? देखो इसमें है ना कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब यहां पे 2 व्यूज आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इस कंसर्न के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं शेयर होल्डर के हाथ में माना जाएगा। आपको यह मानना है कि शेयर होल्डर के हाथ में ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, भले शेयर होल्डर को लोन दिया, किसी और को दिया या किसी और को दिया, इस शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, एक बात बताऊं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिविडेंड नहीं माना जाएगा या डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। कौन कौन से केसेस में? सबसे पहला, अगर कोई भी कंपनी ऐसा है जिसका मनी लेंडिंग का बिजनेस है, और मनी लेंडिंग का बिजनेस है और मनी लेंडिंग इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है, मतलब जो बिजनेस है ना उसका मेन पार्ट है वो मनी लेंडिंग है। एंड गाइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर लोन दिया है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द मनी लेंडिंग के बिजनेस में अगर लोन दिया है एंड मनी लेंडिंग इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? ये डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई कंपनी है और वो मान लो मनी लेंडिंग के बिजनेस में, मींस वो एज अ बैंकर है या एनबीएफसी है और उसने शेयर होल्डर को लोन दिया और मार्केट रेट पे दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। एक और चीज समझना, अगर मान लो पहले लोन दिया था और वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड ऑलरेडी माना जा चुका है,
पहले लोन दिया था और वो शेयर होल्डर के हाथ में ऑलरेडी डीम्ड डिविडेंड माना जा चुका है। अब कंपनी क्या करती है पता है, एक्चुअल में डिविडेंड देती है और जो आउटस्टैंडिंग लोन है ना वो डिविडेंड के सामने सेट ऑफ कर देती है। तो जितना सेट ऑफ हो जाता है ना वो तुम्हारा डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। एक और चीज समझना गाइस, जब भी डीमर्जर होता है ना, डीमर्जर के केस में जो पुरानी कंपनी होती है, जो भी आपकी डीमर्ज कंपनी बोलते हैं, वो अपने जो शेयर होल्डर है उनको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर होती है उनको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो वो भी डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। जैसे लास्ट ईयर आपने सुना होगा रिलायंस का डीमर्जर हुआ, रिलायंस में से जियो फाइनेंशियल सर्विस अलग हो गया, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस है उसके शेयर है वो रिलायंस के शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो रिलायंस के शेयर होल्डर के हाथ में क्या ये डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज नो। एंड गाइस एक और चीज समझना, जो 222C था ना एंड 222D है, ये प्रेफरेंस शेयर के केस में नहीं लगेगा। 222C कौन सा था? क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन, एंड 222D क्या था? शेयर कैपिटल को डिक्रीज करते हो। तो ये जो दोनों सेक्शन है ना वो प्रेफरेंस शेयर के केस में नहीं लगेगी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर लिक्विडेशन के केस में कुछ दिया जाता है या फिर शेयर कैपिटल को डिक्रीज करके अगर शेयर होल्डर को कुछ दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, तो वहां पे आपका डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। डन। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन आती है ATM, दैट ATM इज अ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। और मैं बता दूं ये ATM आपके डिडक्शन की सेक्शन है। जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है ना वो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 की सेक्शन है। अब एक बात समझना, ये सेक्शन क्या बोलती है? इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड की सेक्शन है, ये डिडक्शन की सेक्शन है। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है और वो डोमेस्टिक कंपनी को किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला, या डोमेस्टिक कंपनी को किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला, या डोमेस्टिक कंपनी को किसी बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिला, तो इस डोमेस्टिक कंपनी को किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिला, तो ये डिविडेंड पहले तो अदर सोर्सेज में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाओ, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसके सामने अगर कोई खर्चा अलाउ होता है तो वो लेस करो। खर्चा कौन सा अलाउ होता है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ लोन टेकन फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, एंड दैट इंटरेस्ट इज विद इन द 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। तो वो जो डिविडेंड है उसके सामने अगर 20% तक का इंटरेस्ट है वो आप लेस कर दो, जो भी डिविडेंड बचेगा ना वो तुम्हारे GTI का पार्ट बनेगा, ग्रॉस टोटल इनकम का। अब भैया डिविडेंड ग्रॉस टोटल इनकम में आ गया, अब उसके बाद में आपको एक डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन ATM, और ATM में डिडक्शन कितना मिलेगा पता है? इस साल का आपका जो आपका डिविडेंड इनकम है और आपने ड्यू डेट तक अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, विच एवर इज लोअर। ड्यू डेट तक अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आप बोलोगे ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? यहां ड्यू डेट का मतलब होता है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले। तो नॉर्मली कंपनी की ऑडिट होती है, तो कंपनी के केस में रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या होता है? 31 अक्टूबर। कंपनी के केस में रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर, तो उसके 1 महीना पहले मींस 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक जितना भी आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, वो डिस्ट्रीब्यूट वाला डिविडेंड या फिर आपका जितना डिविडेंड मिला है विच एवर इज लोअर रहेगा, उतने का आपको डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, उस डोमेस्टिक कंपनी को किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला, या किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला, या किसी बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिला, पहले उसको अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करो। अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट अलाउ होता है तो अप टू द 20% ऑफ डिविडेंड आप इंटरेस्ट लेस कर दो। उसके बाद जो बचेगा वो GTI में आएगा, वो डिविडेंड में से आपको डिडक्शन मिलेगा जितना डिविडेंड है इनकम नेट, और जितना आपने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया है अप टू द ड्यू डेट। अप टू द ड्यू डेट मींस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले। जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट रहेगा ना, वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले जितना आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन ATM करके। अब यहां पे एक चीज समझना, जैसे मान लो आपने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल आप अपने असेसमेंट ईयर में 30 सितंबर तक जितना डिविडेंड दे रहे हो उसका भी डिडक्शन ले सकते हो। तो अगर आपने एक बार ले लिया तो फिर वापस अगले साल उसी डिविडेंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया सितंबर 2025 तक, 30 सितंबर 2025 तक, आप उसका डिडक्शन इस बार ले सकते हो 24-25 में। लेकिन एक बार अगर ले लिया तो फिर वापस अगले साल उसी डिविडेंड का वापस आप डिडक्शन नहीं ले सकते। अब यहां पे एक और चीज समझना, आपको जो डिविडेंड मिला वो इक्विटी शेयर का है, आप जो डिविडेंड दे रहे हो वो प्रेफरेंस शेयर का है, तो भी क्या डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। या आपको जो डिविडेंड मिला वो इंटरिम डिविडेंड है, आप जो दे रहे हो वो फाइनल डिविडेंड है, क्या डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। आप जो डिविडेंड जो है वो आपको मिला वो फाइनल डिविडेंड है, आप दे रहे हो वो इंटरिम डिविडेंड है, क्या डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। आपको जो डिविडेंड मिला वो करंट ईयर का है, आप जो दे रहे हो वो मान लो अगले साल का इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, क्या डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस।
तो गाइस कुल मिला के जो डिविडेंड का इनकम आपके जीटीआई में है और आपने अपने ड्यू डेट तक, ड्यू डेट मतलब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले जो भी आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, विचएवर इज लोअर है, उतने का डिडक्शन आपको एटीएम में मिल जाएगा। यहां पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, यहां पे आपके दो केस लॉ है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला केस लॉ है दैट इज द श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड 2018 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब एक बात समझना, ये वाला फंडा आजकल चलता नहीं है बट पहले था। पहले क्या होता था पता है कि जब भी कंपनी कोई आईपीओ निकालती थी तो पैसा जो है वो कंपनी के पास आ जाता था। अभी तो आजकल तो असबा में सिर्फ पैसा ब्लॉक होता है, कंपनी पैसा ले नहीं सकती, लेकिन पहले कंपनी को पैसा मिल जाता था। और कंपनी को क्या करना पड़ता था, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ के हिसाब से उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराना पड़ता था। और वो सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराया, उसके बाद अलॉटमेंट होता था। अलॉटमेंट होने के बाद में जो भी आपकी जिन एप्लीकेशन को अलॉटमेंट नहीं हुआ उनको रिफंड हो जाता था। उसके बाद में पैसा कंपनी अपने लिए यूज कर सकती थी। अब एक बात समझना, एक कंपनी ने क्या किया कि शेयर अलॉट किए और उन्होंने वो पैसा स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के हिसाब से रखा था बैंक में। अब बैंक में कुछ पैसा रखा 10-15 दिन तक, उस पर कुछ इंटरेस्ट आ गया। वो इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होगा? क्या वो इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा सीधा, या वो इंटरेस्ट को आपके शेयर इशू एक्सपेंडिचर के सामने एडजस्ट कर सकते हैं? तो यहां पे श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि भाई साहब जो भी आपका इशू एक्सपेंडिचर है, जो आईपीओ का इशू एक्सपेंडिचर है, जिसको आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, उसके सामने आप ये इंटरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बिकॉज अदर सोर्सेज में जब जाएगा, जब आपने अपनी इच्छा से कोई इन्वेस्टमेंट किया, यहां इन्वेस्टमेंट थोड़ी किया है यार, यहां तो लॉ को फॉलो करना था, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट था, इसके लिए वो पैसा आपने जो है वो अलग बैंक अकाउंट में जमा कराया और उस पर जो इंटरेस्ट आया, तो उस पर्टिकुलर केस में वो इंटरेस्ट है वो आपके इशू एक्सपेंडिचर के सामने एडजस्ट हो सकता है। एक और केस लॉ है वीर विक्रम वेद करके, और ये केस लॉ क्या बोलता है पता है कि जैसे मान लो आज की डेट में, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप समझ जाओगे। मेरी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड और उसका जो ऑफिस है ना, वो मैंने भाड़े पे दे रखा है कंपनी को। अब कंपनी को भाड़े पे दे रखा है मैंने मेरा ऑफिस, आई एम अ डायरेक्टर शेयर होल्डर, आई एम होल्डिंग 10% और मोर इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी ने क्या किया, 4-5 साल हो गए थे, उसका रिपेयरिंग कराया। तो कंपनी ने उस प्रीमाइसेस का रिपेयरिंग कराया जो मेरी प्रीमाइसेस है, मैंने भाड़े पे दे रखी है कंपनी को, कंपनी भाड़ा देती है, और उसका रिपेयर कराया। तो क्या रिपेयर पे खर्चा किया वो ऐसा माना जाएगा कि इन्होंने तो लोन और एडवांस दिया है बीबी सर को और बीबी सर के हाथ में 222E लग जाएगा क्या? आंसर इज नो। बॉम्बे हाईकोर्ट बोलता है कि ऐसा नहीं है, यहां पे कोई लोन और एडवांसेस नहीं है, और जो भी खर्चा किया है वो नॉर्मल बिजनेस के लिए वेयर एंड टियर किया है उस कंपनी ने, क्योंकि कंपनी वो प्रीमाइसेस को यूज कर रही है। तो उस पर्टिकुलर केस में ये कोई लोन और एडवांसेस नहीं है और यहां पे 222E नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द टैक्सेशन इन केस ऑफ द लिक्विडेशन एंड बायबैक। अब एक बात समझना, लिक्विडेशन के केस में क्या होता है, ये गाइस ध्यान देना, जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, तो जब लिक्विडेशन में गई उस डेट को याद रखना, लिक्विडेशन में गई उस दिन जितना भी कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और कंपनी जितनी असेट शेयर होल्डर को बांटती है टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज ऑन द डेट ऑफ द लिक्विडेशन, उतना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में अंडर सेक्शन 222C। लेकिन बेटा ये डीम्ड डिविडेंड उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है असेट। लेकिन बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सी डेट का लोगे? जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में गई थी। तो जैसे मान लो आज कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तो आज का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 40 लाख रुपीस। नाउ व्हाट हैपन आफ्टर, सपोज नेक्स्ट ईयर फॉर एन एग्जांपल, आफ्टर 5-6 मंथ है और उन्होंने क्या किया, शेयर होल्डर को असेट बांटी, तो शेयर होल्डर के हाथ में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, बट बेटा उस ईयर में होगा जिस ईयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सी डेट का लोगे? जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में गई थी। तो आज कंपनी लिक्विडेशन में गई, तो जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जितनी असेट बांटी जाती है टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 222C एंड ये IFRS में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहां पे शेयर होल्डर को कैपिटल गेन भी लगेगा, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो शेयर होल्डर का शेयर चला गया ना लिक्विडेशन में, तो शेयर होल्डर को कैपिटल गेन भी लगेगा। लेकिन कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उसको असेट मिलती है। कैपिटल गेन कितना लगेगा, उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शेयर होल्डर के हाथ में कितना लेना है। तो सबसे पहले जितना उसको मनी रिसीव्ड हुआ वो ले लो। दूसरा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसको असेट मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, उसमें से लेस कर दो अमाउंट जो 222C में टैक्सेबल हो चुका है। जो 222C में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है एज अ डीम्ड डिविडेंड, उसको लेस कर दो, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से वो शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर होता है तो वो लेस कर दो, जो भी बचेगा वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
तो बेटा शेयर पे कैपिटल गेन लगेगा, जितना पैसा मिला मनी वो ले लो, असेट मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, माइनस कर दो जितना डीम्ड डिविडेंड 222C में माना गया है वो लेस कर दो, जो बचेगा उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दो, जो भी बचेगा वो कैपिटल गेन। यहां पे एक और चीज ध्यान रखना, असेट का पीरियड मीन शेयर का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करते टाइम, असेट का पीरियड मीन शेयर का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करते टाइम जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में गई ना वो दिन ट्रांसफर की डेट मानी जाएगी। तो अगर इंडेक्सेशन वगैरह हो रहा है तो इंडेक्सेशन उस डेट तक ही होगा जब कंपनी लिक्विडेशन में गई, वो ट्रांसफर की डेट मानी जाएगी। देखो कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में असेट शेयर होल्डर को मिलती है, लेकिन लिक्विडेशन के बाद का पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं लिया जाएगा, लिक्विडेशन की डेट तक का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बायबैक, और मैं बता दूं बायबैक में इस बार भाई साहब अमेंडमेंट हुआ है, जबरदस्त वाला एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क का, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, बायबैक में डोमेस्टिक कंपनी के शेयर का बायबैक करेंगे तो क्या होगा, तो डोमेस्टिक कंपनी से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए अगर किसी भी डोमेस्टिक कंपनी का शेयर है और उसका बायबैक होता है, भले वो डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, तो उस केस में क्या होगा, तो गाइस अगर कोई कंपनी है वो बायबैक कर रही है तो जितना बायबैक प्राइस है ना माइनस इश्यू प्राइस, उसका जो डिफरेंस रहेगा ना उस डिफरेंस पे उस कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा 20% की रेट से, और सरचार्ज ऑलवेज 12%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, सो 23.296% की रेट से कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा ऑन द बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस के डिफरेंस पे। तो जो बायबैक प्राइस है और इश्यू प्राइस है उसका जो डिफरेंस रहेगा ना वो डिफरेंस पे कंपनी को 23.296% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो देखो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, भले वो लिस्टेड शेयर है या अनलिस्टेड शेयर है, बायबैक करते हैं, लेकिन गाइस 30 सितंबर 2024 तक ही ये लॉ है। 1 अक्टूबर 2024 से लॉ क्या है वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। तो देखो 30 सितंबर 2024 तक अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर का बायबैक करती है तो जो भी बायबैक प्राइस रहेगा माइनस इश्यू प्राइस रहेगा। इश्यू प्राइस मींस जितने में शेयर इशू किया था इंक्लूडिंग द प्रीमियम, तो इशू प्राइस को लेस कर दो बायबैक प्राइस में से, जो भी डिफरेंस आएगा उस पे 23.296% की रेट से टैक्स है वो भरना पड़ेगा बायबैक की डेट से 14 डेज के अंदर अंदर। अगर ये 14 डेज में टैक्स नहीं भरा तो 15 डेज से 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, और जो कंपनी है वो असेसी इन डिफॉल्ट मानी जाएगी, उस पे जितना टैक्स नहीं भरा उतना का उतना पेनल्टी भी लग सकता है। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर आप बोल रहे हैं कि सर यहां पे बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस लेना है, लेकिन इशू प्राइस किसको बोलते हैं, तो इशू प्राइस इज वेरी सिंपल गाइस। यहां पे बहुत सारे केस दे रखे हैं अलग अलग, जहां पे मैंने बता रखा है कि कौन से सिनेरियो में इशू प्राइस क्या होगा। सबसे पहला केस कि अगर कोई कंपनी है वो शेयर को इशू करती है और कोई भी पर्सन सब्सक्राइब करता है, तो जो भी इशू प्राइस रहेगा मतलब जितना पैसा कंपनी को मिला था इंक्लूडिंग द प्रीमियम का अमाउंट, वो तुम्हारा इशू प्राइस हो जाएगा। तो जितना पैसा कंपनी को मिला था इंक्लूडिंग द प्रीमियम का अमाउंट वो तुम्हारा इशू प्राइस हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, कंपनी ने क्या किया था, पहले अगर मान लो शेयर होल्डर को कुछ पैसा रिटर्न कर दिया था, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक शेयर है उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज था और उसको इशू किया था 50 रुपीज पे, तो इशू प्राइस 50 रुपीज होना चाहिए। लेकिन गाइस अगर मान लो कंपनी ने क्या किया पता है, पहले कुछ पैसा रिटर्न कर दिया था, तो जैसे 50 रुपीज इशू प्राइस था लेकिन 50 में से फॉर एन एग्जांपल पहले कंपनी ने 5 रुपया रिटर्न कर दिया था, तो अब जो 45 रुपीज है ना वो तुम्हारा इशू प्राइस रहेगा। अब एक और चीज समझना, कंपनी अगर मान लो किसी भी पर्सन को ईसॉप देती है या फिर स्वेट इक्विटी शेयर देती है तो उसका इशू प्राइस क्या रहेगा, तो उसका इशू प्राइस रहेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर और अमाउंट क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज लोअर है उतने का इशू प्राइस आएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जो एफएमवी ऑफ शेयर होता है ना उतना ही जो अमाउंट है वो आप अमाउंट क्रेडिट करते हो शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि ईसॉप देते हो तो ईसॉप की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट ईसॉप एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा ना मोस्टली ये दोनों अमाउंट है वो हमेशा सेम ही रहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कंपनी ने किसी को ईसॉप दिया, स्वेट इक्विटी शेयर दिया, तो उसका इशू प्राइस क्या रहेगा, एफएमवी ऑफ द शेयर। अब एक और चीज समझना, एक कंपनी है वो अमलगमेट हो गई और नई कंपनी ने शेयर इशू किए पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को, तो नई कंपनी जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है, तो सर एक बात बताओ नई कंपनी के शेयर का इशू प्राइस क्या रहेगा, तो इसमें क्या करने का कि जो अमलगमेशन से पहले वाली जो कंपनी थी उसने उसके शेयर इशू किए थे तब उसको कितना पैसा मिला था वो पैसा ले लो और डिवाइड कर दो कि नई कंपनी जो है अमलगमेटेड कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है उससे डिवाइड कर दो, तो आपको इशू प्राइस नई कंपनी के शेयर का मिल जाएगा। तो अमलगमेशन के केस में इशू प्राइस कैसे करने का कि जो अमलगमेटिंग कंपनी पुरानी कंपनी है उसने जब अपने शेयर इशू किए थे तो कितना पैसा मिला था वो ले लो,
और डिवाइड कर दो नई कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं उससे डिवाइड कर दो, तो जो भी रहेगा वो तुम्हारा इशू प्राइस आ जाएगा। उसके बाद में अगर डीमर्जर होता है तो क्या होगा? अब एक बात समझना, डीमर्जर के केस में क्या होता है कि जो रिजल्टिंग कंपनी होती है ना वो अपने शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है, बट क्या रिजल्टिंग कंपनी जो शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर रही है क्या उसका इशू प्राइस निल लिया जाएगा? आंसर इज नो। तो गाइस क्या करने का, देखो जब भी डीमर्जर होता है ना तो रिजल्टिंग कंपनी जो अपने शेयर इशू कर रही है, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है वो रिलायंस से डीमर्ज हो गया, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस है उसने जो शेयर इशू किए उसका इशू प्राइस क्या लेने का? तो आपको क्या देखने का, पहले जब जो डीमर्ज कंपनी है रिलायंस है उसने अपने शेयर इशू किए थे उसका टोटल इशू प्राइस कितना था वो ले लो और मल्टीप्लाई कर दो कि डीमर्जर में रिजल्टिंग कंपनी को नेट असेट कितनी ट्रांसफर हुई उससे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो नेटवर्थ जस्ट बिफोर द डीमर्जर। तो आपको क्या करने का कि पुरानी कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तो इशू प्राइस कितना था, टोटल अमाउंट ले लो, मल्टीप्लाई कर दो नेट असेट ट्रांसफर अंडर द डीमर्जर और डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी जस्ट बिफोर द डीमर्जर। जो भी अमाउंट आएगा ना उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द रिजल्टिंग कंपनी, वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इशू प्राइस आ जाएगा। अब डीमर्स कंपनी के शेयर का इशू प्राइस क्या रहेगा? तो डीमर्स कंपनी को जितना पैसा मिला था माइनस रिजल्टिंग कंपनी के लिए प्रोपोर्शनल बेसिस पे कितना आया, जो बैलेंस बचेगा उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर ऑफ द डीमर्स कंपनी, तो वो डीमर्स कंपनी के शेयर का इशू प्राइस हो जाएगा। यहां पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं। अब एक और चीज समझना, कभी किसी असेट के बदले में अगर आप कोई शेयर इशू करते हो या कोई लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए शेयर इशू करते हो तो उसका इशू प्राइस क्या होगा? तो आपको क्या करने का है, सबसे पहले जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उस असेट या लाइबिलिटीज का वो ले लो और अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज लोअर है वो इशू प्राइस आ जाएगा। तो अगर मान लो आपने किसी शेयर इशू की है किसी असेट खरीदने के लिए या फिर आपकी जो लाइबिलिटी है उसको सेटल करने के लिए आपने शेयर इशू किए, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट और लाइबिलिटीज है और अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज लोअर है वो तुम्हारा इशू प्राइस आ जाएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है या फिर प्रोप्राइटरी कंसर्न है वो कंपनी में बदल जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरी कंसर्न है वो अगर कंपनी में बदल जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर इशू करती है पार्टनर को या प्रोप्राइटर को, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता करके। अब एक बात समझना, अगर कोई भी जो कंपनी है जो पार्टनरशिप फर्म से कन्वर्ट हुई है या प्रोप्राइटरीशिप से कन्वर्ट हुई है और वो कंपनी ने शेयर इशू किया तो कंपनी के शेयर का इशू प्राइस क्या रहेगा? तो उसमें आप एक काम करो, ए माइनस बी डिवाइड बाय सी कर दो। ए का मतलब होता है कि आप एक काम करो, जो भी जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन जो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट ले लो और जितनी भी असेट है उनकी बुक वैल्यू ले लो। तो बुक वैल्यू ऑफ द असेट ले लीजिए, लेकिन उसमें टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को छोड़ देके बाकी जितनी भी असेट है उसकी बुक वैल्यू ले लीजिए। लाइबिलिटीज को आप बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखना लाइबिलिटीज में आपका जो भी आपका कैपिटल है वो लाइबिलिटी नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस है वो लाइबिलिटी नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स है वो लाइबिलिटी नहीं है, कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है, अनअसर्टेन लाइबिलिटी नहीं है। तो असेट की बुक वैल्यू माइनस लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी लेस कर दो, जो बचेगा उसको नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए तो वो शेयर का इशू प्राइस आ जाएगा। अगर कोई बोनस शेयर दिया जाता है तो बोनस शेयर का इशू प्राइस है वो हमेशा निल लिया जाता है। एक और चीज समझना, अगर पहले कंपनी ने क्या किया था पता है, पहले कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, बॉन्ड्स किया था, डिबेंचर किया था, अब उसकी जगह कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर दिया, तो उस इक्विटी शेयर का इशू प्राइस क्या आएगा? तो एक काम करो कि जो पुराना वाला इंस्ट्रूमेंट था उसके लिए कंपनी को कितना पैसा मिला था वो ले लो और डिवाइड बाय कितने इक्विटी शेयर अभी इशू किए जा रहे हैं, तो वो तुम्हारे इक्विटी शेयर का इशू प्राइस आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई शेयर है वो डीमैट फॉर्म में और कंपनी क्या करती है, बायबैक करती है, वो डीमैट से कर रही है, तो कंपनी है वो डीमैट से बायबैक कर रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में फीफो मेथड लगेगा, मतलब जो कंपनी ने पहले इशू किए थे वो पहले बायबैक होंगे ऐसा माना जाएगा। एंड गाइस अगर मान लो कोई भी इसमें केस में फॉल नहीं करता तो उस पर्टिकुलर केस में फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है वो तुम्हारा इशू प्राइस माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे ये गाइस ये जो है ना, ये बायबैक के केस में आपको बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस जो डिफरेंस रहेगा उस पे आपको ये 23.296% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। ये प्रोविजन गाइस 30 सितंबर 2024 तक ही लगेगा, लेकिन 1 अक्टूबर से क्या होगा मैं बताऊं, 1 अक्टूबर से अमेंडमेंट आ गया है और 1 अक्टूबर या उसके बाद में बायबैक होता है तो बेटा कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। अगर 1 अक्टूबर या उसके बाद में बायबैक होता है आपके डोमेस्टिक कंपनी का शेयर वगैरह, तो कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा बाबू, कुछ भी नहीं होगा। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा तो मैं बताऊं, एक सेक्शन डाली गई 222F और 222F में क्या बोला पता है,
कि जितना बायबैक प्राइस है ना, बायबैक प्राइस, सीधा बायबैक प्राइस जितने पे बायबैक हो रहा है, वो जो बायबैक हो रहा है ना, वो बायबैक का प्राइस सीधा शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222F, और वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी का पहले शेयर खरीदा था 1 लाख में, अब उन्होंने बायबैक करके 5 लाख मुझे दे दिया, तो मेरे हाथ में अदर सोर्सेज में कितना टैक्सेबल होगा, 4 लाख या टोटल 5 लाख? राइट आंसर इज टोटल 5 लाख। गाइस जितना बायबैक प्राइस है ना, जो भी पेमेंट बायबैक पे शेयर होल्डर को होता है वो सीधा डीम डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में और टैक्सेबल हो जाएगा एज अ डीम डिविडेंड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एट अ नॉर्मल टैक्स रेट। लेकिन सर मैंने जो 1 लाख में खरीदा था, जैसे क्योंकि मैंने जो शेयर खरीदा था वो 1 लाख में खरीदे थे, बायबैक पे मुझे 5 लाख मिले, 5 लाख पूरा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 1 लाख? वो 1 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, वो आपका कैपिटल लॉस माना जाएगा और कैपिटल गेन होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑलवेज निल, और जो 1 लाख है वो लेस कर दो, जो भी बचेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। और बेटा ये कैपिटल लॉस जो होता है ना, कैपिटल गेन हेड के लॉसेस, ये किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होते, सिर्फ ये कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होते हैं। तो भाई साहब इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैंने यहां पे एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दे रखा है, अगर ये एग्जांपल आप करके जाओगे आपका काम बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर का बायबैक करती है 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद में, तो जितना बायबैक प्राइस है वो बायबैक प्राइस सीधा शेयर होल्डर के हाथ में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो। बायबैक प्राइस लेस नहीं करना है, उसने खरीदा था वो कॉस्ट वगैरह, बायबैक प्राइस सीधा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो। एंड गाइस जो उसकी कॉस्ट थी वो सीधा कैपिटल लॉस बना दो, कैपिटल गेन हेड में ले जाओ। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अगला टॉपिक आता है दैट इज रिलेटेड टू द अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अब एक चीज समझना, इंडिया में अमलगमेशन किसको बोलते हैं? या तो अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपनी मर्ज होकर कोई नई कंपनी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। लाइक वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलके और एक वीआई कंपनी बन गई, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। या फिर मान लो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है, एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अमलगमेशन। लेकिन इंडिया में अमलगमेशन तभी माना जाएगा जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ऑल असेट एंड लायबिलिटीज पुरानी कंपनी की नई कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए, और पुरानी कंपनी के जितने शेयर होल्डर है एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। तो मैंने क्या बोला, देखो अमलगमेशन तभी माना जाएगा जब पुरानी कंपनी की ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए, एंड पुरानी कंपनी के जितने शेयर होल्डर है एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसको अपन अमलगमेशन बोलेंगे। अब एक और चीज समझना, अमलगमेशन के केस में सर एक बात बताओ, पुरानी कंपनी के हाथ में क्या होगा? तो सेक्शन 47 कैपिटल गेन की बोलती है कि अमलगमेशन में पुरानी कंपनी नई कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन सर नई कंपनी को जो असेट मिलेगी अमलगमेशन में, क्या नई कंपनी का हाथ में आईएफओएस में 56(2)(10) लगेगा? नहीं लगेगा। नई कंपनी जब उस असेट को आगे बेचेगी तो कॉस्ट क्या लेंगी? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पुरानी कंपनी का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से, और अगर इंडेक्सेशन अब तो होता नहीं है, बट अगर इंडेक्सेशन होता तो वो भी प्रीवियस ओनर से लेते। अब एक बात बताओ, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? तो अगर आप शेयर होल्डर हो और आपको नई कंपनी का शेयर मिला पुरानी कंपनी के शेयर के बदले, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगता, ऐसा कैपिटल गेन में बोला हुआ है सेक्शन 47 में। और फिर आप न्यू कंपनी का शेयर बेचोगे तो कॉस्ट किसका लोगे? पुरानी कंपनी के शेयर से, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी कंपनी के शेयर से, और अगर इंडेक्सेशन होता तो पुरानी कंपनी के जब शेयर एक्वायर किए थे वहां से इंडेक्सेशन लेंगे। अब एक और चीज समझना, अमलगमेशन में क्या होता है, जो पुरानी कंपनी के लॉसेज होते हैं ना, बिजनेस के लॉसेज, ओनली बिजनेस के लॉसेज, और उसमें भी स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं, ओनली बिजनेस के लॉसेस अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। एंड गाइस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो नई कंपनी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकती है फॉर 8 फ्रेश ईयर। नई कंपनी को 8 फ्रेश ईयर है वो मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द डीमर्जर। डीमर्जर किसको बोलते हैं पता है? कि जैसे एक कंपनी है उसका एक सेगमेंट टूट के एक अलग कंपनी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। एग्जांपल के लिए अभी मार्केट में बहुत सारे डीमर्जर हुए और उसमें एक जो डीमर्जर आपने देखा होगा अभी हुआ था रिलायंस एंड जियो फाइनेंशियल सर्विस का। तो रिलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस का डीमर्जर हुआ। अभी ऐसा एक और हो रहा है आईटीसी का, आईटीसी होटल्स को अलग कर रहे हैं आईटीसी से, तो वो भी हो रहा है करके, ठीक है। तो देखो पहले क्या था, एक कंपनी थी जिसका नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट इज कॉल्ड डीमर्ज कंपनी। अब रिलायंस में एक तो रिलायंस का खुद का बिजनेस है, उसमें एक और कंपनी हुआ करती थी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जेएफएसएल। अब ये जेएफएसएल है ना, इसको अलग करके और एक अलग कंपनी बना दी दैट इज जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। और इसमें जो नई कंपनी बनती है ना उसको बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी।
अब एक चीज समझना, डीमर्जर तब माना जाता है जब 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि ये जो सेगमेंट जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी ऑल असेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि ऑल असेट एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि जो टाइटन, जैसे इस एग्जांपल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है, एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। चौथी कंडीशन यह है कि भाई साहब ये गोइंग कंसर्न में ट्रांसफर होनी चाहिए। गोइंग कंसर्न का मतलब जो जिस स्टेटस में था वो एज इट इज वो स्टेटस ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि एक्टिव वाली अंडरटेकिंग होनी चाहिए। देयर में भी पॉसिबिलिटी का कुछ टाइम से बिजनेस नहीं हो रहा है। ऐसा एक केस लॉ है, आई थिंक केडीबी डिस्टिलरीज करके लास्ट में दे रखा है, कॉम्पैक्ट के लास्ट में केस लॉ, वो ध्यान देना, डीमर्जर से रिलेटेड है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब ऐसा नहीं है कि चालू ही होनी चाहिए, ये अंडरटेकिंग चालू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो अंडरटेकिंग हो सकता है बंद है, बट एज इट इज ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न। एंड एक और चीज कि भाई साहब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर होल्डर है उनको जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलना चाहिए। जैसे यहां पे प्रोपोर्शनेट आपको पता है रिलायंस के केस में 1:1 रखा था कि जिसके पास 1 रिलायंस का शेयर था उसको 1 जियो का शेयर मिल गया। अब एक चीज समझना, डीमर्जर के केस में आपका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मैं बताऊं, पुरानी कंपनी जो असेट ट्रांसफर करती है, इस नई अंडरटेकिंग की असेट जो नई कंपनी को ट्रांसफर करती है, ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। अब ये जो है नई वाली, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, वो असेट को बेचेगी तो कॉस्ट किसको लेगी, रिलायंस का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, रिलायंस से। एंड गाइस इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स नहीं लगता जब नई कंपनी को असेट मिलती है पुरानी कंपनी से। लेकिन सर एक बात बताओ, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा। तो जैसे आप मान लो फॉर एन एग्जांपल आप रिलायंस के शेयर होल्डर थे और रिलायंस के फॉर एन एग्जांपल मेरे पास 1000 शेयर थे जो कि मैंने 200 की रेट से मींस 2 लाख रुपीस में रिलायंस के शेयर खरीदे थे। अब मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जियो के शेयर और मिल गए 1000। तो 1000 मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जियो के शेयर मिल गए। अब 1000 मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जियो के शेयर मिल गए। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जियो के शेयर जो मुझे 1000 मिले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो इसकी कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि रिलायंस के शेयर आपने खरीदे थे वो 2 लाख में खरीदे थे, मल्टीप्लाई बाय डीमर्जर में नेट असेट कितनी ट्रांसफर की, तो मल्टीप्लाई बाय नेट असेट ट्रांसफर फॉर एन एग्जांपल 200 करोड़ की और बिफोर द डीमर्जर यहां पर रिलायंस की नेटवर्थ कितनी थी, फॉर एन एग्जांपल 500 करोड़ थी। तो बेटा इस प्रपोर्शन में जो भी वैल्यू आएगी ना वो वैल्यू आ जाएगी जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब रिलायंस के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बचेगी, तो बेटा जो भी 2 लाख रुपए मेरी कॉस्ट थी उसमें से जितना जियो की कॉस्ट आ गई वो लेस कर दो, जो बचेगा वो रिलायंस की कॉस्ट बच जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट। तो देखो क्या करने का, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना। तो आप एक काम करो, डीमर्ज कंपनी का शेयर खरीदा था उसकी कॉस्ट कितनी थी वो ले लो, मल्टीप्लाई कर दो नेट असेट ट्रांसफर इन द डीमर्जर डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी जस्ट बिफोर डीमर्जर। तो जो भी आएगा वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। अब एक और चीज समझता, डीमर्स कंपनी के शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, जो ओरिजिनल था माइनस जो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का कॉस्ट आ गया वो लेस कर दो, जो बचेगा वो डीमर्स कंपनी के शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा। अब एक और चीज समझना, एक और लास्ट कॉन्सेप्ट। अब एक और चीज समझना गाइस, डीमर्जर के केस में क्या होता है ना कि जो सेगमेंट ट्रांसफर होता है उससे रिलेटेड अगर कोई बिजनेस के लॉसेज है अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो नई कंपनी को मिल जाते हैं और नई कंपनी रिमेनिंग पीरियड के लिए ही कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकती है। जैसे 8 इयर्स में से 3 इयर्स सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर चुके थे तो रिमेनिंग 5 इयर्स के लिए न्यू कंपनी है उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। चलिए उसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है बोनस स्ट्रिपिंग। एंड गाइस ये बोनस स्ट्रिपिंग वाला जो फंडा है ना ये हो सकता है एग्जाम में कभी ये लोग पूछ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान देके जाएंगे। बोनस स्ट्रिपिंग वाला फंडा क्या बोलता है पता है कि अगर मान लो आप किसी कंपनी के कोई भी शेयर एक्वायर करते हैं या सिक्योरिटी एक्वायर करते हैं या कोई यूनिट एक्वायर करते हैं म्यूचुअल फंड की वगैरह, तो आप क्या करते हैं, यूनिट या सिक्योरिटी एक्वायर करते हैं एट एनी टाइम विद इन द 3 मंथ बिफोर द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन आपको बोनस मिलता है, मतलब जिस दिन डिसाइड किया जाता है कि आपके पास अगर मान लो उस कंपनी का शेयर या यूनिट है तो यू आर एलिजिबल फॉर द बोनस। वो डेट को रिकॉर्ड डेट बोला जाता है, मतलब जिस डेट में जो शेयर होल्डर के नाम रहेंगे उनको बोनस शेयर मिलेंगे, वो डेट जो डिसाइड होती है दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेट। तो गाइस रिकॉर्ड डेट के एग्जैक्टली 3 महीने के पहले के अंदर अंदर आप क्या करते हैं, ओरिजिनल शेयर या सिक्योरिटी एक्वायर करते हैं। मींस आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड डेट से एग्जैक्टली 3 महीने के पहले के अंदर अंदर आप ओरिजिनल सिक्योरिटी या यूनिट एक्वायर करते हैं। रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस यूनिट मिल जाता है या बोनस शेयर मिल जाता है। एंड गाइस आप क्या करते हैं पता है, रिकॉर्ड डेट के बाद में
रिकॉर्ड डेट के बाद में आप क्या करते हैं, 9 मंथ के अंदर अंदर, 9 मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी, ओरिजिनल वाला जो सिक्योरिटी है यूनिट है वो ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, बोनस जो मिला ना वो होल्ड करते हैं, बोनस को होल्ड करते हैं। तो गाइज ओरिजिनल पे अगर कोई लॉस हुआ तो वो लॉस इग्नोर करना पड़ेगा, वो लॉस को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो लॉस तुम्हारे बोनस शेयर या बोनस यूनिट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर कोई रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के पहले के अंदर अंदर आप क्या करते हैं, ओरिजिनल शेयर या यूनिट एक्वायर करते हैं। रिकॉर्ड डेट पे बोनस यूनिट या बोनस शेयर मिल जाता है, बोनस मिलता है। अब आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर अंदर, रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर अंदर आप ओरिजिनल एक या एक से ज्यादा ओरिजिनल शेयर या यूनिट बेच देते हैं, या एंड एक या एक से ज्यादा बोनस को होल्ड करते हैं, एक या एक से ज्यादा बोनस को होल्ड करते हैं। तो बेटा ओरिजिनल को बेचने पे लॉस हुआ ना, वो लॉस को इग्नोर करना है और वो लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बट जितनी बोनस यूनिट या शेयर जो लेफ्ट आउट है उसकी कॉस्ट बना दो। वापस बोल रहा हूं, देखो बोनस स्ट्रिपिंग क्या होता है कि आपको बोनस शेयर या बोनस यूनिट मिलने वाला है, उसकी एक रिकॉर्ड डेट होती है। तो रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के पहले के अंदर अंदर, 3 महीने के पहले के अंदर अंदर आप ओरिजिनल शेयर्स या यूनिट खरीदते हैं। रिकॉर्ड डेट को आपको बोनस शेयर या यूनिट मिलता है, एंड रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर अंदर, 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 रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर अंदर आप ओरिजिनल शेयर या यूनिट बेच देते हैं जो खरीदा था, और आप बोनस है ना उसको होल्ड करके रखते हैं, बोनस को बचा के रखते हैं, ठीक है, बोनस को होल्ड करते हैं। तो ओरिजिनल को बेचने पे लॉस हुआ, वो लॉस को आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा, वो इग्नोर हो जाएगा, और वो लॉस जितनी आपकी बोनस यूनिट या शेयर लेफ्ट आउट है ना उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो इतना आपको यहां पे ध्यान रखना है। बाकी जो बॉन्ड वॉशिंग वगैरह है वो आप नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलेगा। तो गाइज यहां पे आज अपन ने 3-4 टॉपिक है उसको अपन ने रिवाइज किया, अदर सोर्सेज, डिविडेंड, डिम डिविडेंड, बायबैक, लिक्विडेशन, और साथ में आपको बोनस स्ट्रिपिंग भी मैंने कराया, अमलगमेशन, डीमर्जर भी कराया। तो इतनी सारी चीजें हैं वो हमने रिवाइज की करके। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और वहां पे हम रिवाइज करेंगे आपका पीजीबीपी वाला टॉपिक करके, ठीक है गाइस। अगर मैं बात करूं क्या आपके एग्जामिनेशन की, तो एग्जाम ऑब्वियसली अभी ज्यादा डेट बचा नहीं है, और भाई साहब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। आपको मैंने एमसीक्यू का बुकलेट ऑलरेडी दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, सीए भंवर बुराना करके एक चैनल है जो कि वेरीफाइड चैनल है, उस पर आप जाएंगे, और उस पर जाने के बाद आपको वहां पे एमसीक्यू का बुकलेट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है एमसीक्यू का बुकलेट, और उसको मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। बेस्ट पार्ट मैंने क्या किया, टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। तो जिससे क्या होगा ना, आप अगर मान लो कॉम्पैक्ट से कोई टॉपिक रिवाइज करते हो और उसके बाद आपको उसके एमसीक्यू करने हैं, तो आप वैसा कर सकते हो। उसके साथ साथ में अगर आप में से किसी को कोई टेस्ट सीरीज लेना है, तो बीबी वर्चुअल का टेस्ट सीरीज है, दैट इज द टेस्ट प्रेप करके, और बीबी वर्चुअल का टेस्ट सीरीज है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे चले जाइए, और बीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो टेस्ट प्रेप है वो मिलेगा, और यहाँ पे ये जो प्रेप टेस्ट जो है बीबी वर्चुअल का, इसमें क्या होता है कि ये जो फैकल्टीज है बीबी वर्चुअल की, वो लोग ही पेपर बनाते हैं, एंड उसके साथ साथ में आपको गाइडेंस वीडियो भी उनकी तरफ से मिल जाएगा। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें जो है ना, इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। उस शेड्यूल वाले दिन अगर आपको एग्जाम देना है तो शेड्यूल वाले दिन दे दीजिए, उसके बाद में अनशेड्यूल में आप दे सकते हैं, लेकिन जो शेड्यूल दे रखा है तभी पेपर रिलीज होंगे। तो जैसे हो सकता है कोई बोलेगा मुझे आज ही 3 पेपर देने हैं, तो आप नहीं दे सकते हैं, उसके 3 सेट देने हैं, आज नहीं देख सकते हैं। जैसे जैसे वो डेट आएगी उस डेट को वो पेपर रिलीज होता जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर वो शेड्यूल की डेट जाने के बाद आप अपने हिसाब से अनशेड्यूल करके भी आप जो है वो टेस्ट पेपर दे सकते हैं करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं करके, ठीक है, कि भाई साहब देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, जैसे पहले बहुत सारे प्रोफेसर ने बोला था 10th के बाद लाइफ सेट है, किसी ने बोला 12th के बाद लाइफ सेट है, किसी ने बोला फाउंडेशन के बाद, किसी ने बोला इंटर के बाद। मैं बताऊं सब झूठ बोलते हैं, मैं ही सच बोल रहा हूं। लाइफ सेट है सीए फाइनल के बाद, और सीए फाइनल के बाद में सच में लाइफ सेट है। क्योंकि एक बात बताऊं, इस दुनिया में पढ़ना इज डिफिकल्ट, पढ़ाना इज इजी, जॉब करना इज इजी। आपको ऑफिस में जो आपने जो आर्टिकलशिप की ना वो इजी है, पढ़ना डिफिकल्ट है। क्योंकि आप एक रूम में बैठे हो, और वो 10 बाय के 10 के रूम में सिर्फ आप अकेले हो और कोई नहीं आपके आसपास में, और वो 3-4 महीने के लिए आपको बैठना और पढ़ना और सब चीजों से विरक्त हो जाना, वो सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ पार्टी नहीं, कुछ घूमना नहीं। तो भाई साहब एक बात बताऊं, एफर्ट तो है, मेहनत तो है इसमें, और अगर वो आपने एक बार कर ली ना, तो मैं बताऊं आप रिग्रेट नहीं करोगे आगे जाके।
एंड एक बार इतनी मेहनत कर लो ना, इस बार ऐसा होना चाहिए कि यार इस इंडिया में कोई भी पास हो आप तो होने चाहिए, और इंस्टीट्यूट पास कर रही है, अच्छा रिजल्ट रह रहा है। 15%, 20%, 25% रिजल्ट इज नॉट अ बैड रिजल्ट, इट इज अ वेरी गुड रिजल्ट। पहले इतना रिजल्ट नहीं रहता था फाइनल का, नाउ इट इज अ वेरी गुड रिजल्ट। एंड गाइस थोड़ा एफर्ट मार लो, थोड़े अच्छे से मेहनत कर लो, थोड़ी अच्छी सी पढ़ाई कर लो करके, ठीक है, आराम से पास हो जाओगे। और मैं बता दूं, पास होने के बाद सच में लाइफ सेट है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।